हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एग्री इंस्टीट्यूट यूपी पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। कहते हैं कि इस मशीनी दौर में रफ्तार की पहचान है, इस मशीनी दौर में रफ्तार की पहचान है, धीरे धीरे जो चलोगे गुमशुदा हो जाओगे। दोस्तों रफ्तार की आजकल पहचान है, तो इस तरीके से हमको भी रफ्तार पकड़ के चलना है। हम आज टॉपिक लेकर के आए हैं कि धरती पे ऊर्जा का स्रोत क्या है, धरती पे हमको ऊर्जा सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलती है। इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं। ठीक, अच्छे ऊर्जा के स्रोत हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, ईंधन किसे कहते हैं, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। इन सारे प्रश्नों के आंसर हमको इस क्लास से मिल जाएंगे, हमारे साथ में बने रहिए। देखो अगर हम बात करें कि ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं, तो ऊर्जा के स्रोत तो आप ऐसे ही याद कर सकते हैं कि जो कार्य करने की शक्ति दे हमको, वो ऊर्जा होती है। जो कार्य करने की शक्ति देती है उसको ऊर्जा कहा जाता है। लेकिन अच्छा ऊर्जा का स्रोत है तो ऊर्जा का स्रोत होगा क्या, जो सरलता से नियत दर पर हमको लंबे समय तक ऊर्जा देता रहे, लंबे समय तक ऊर्जा देता रहे, उसको ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। देखो स्रोत किसे कहते हैं, जैसे आपके वहाँ पैसे का स्रोत है, तो पैसे का स्रोत क्या है, जहाँ से हमको परमानेंट पैसे प्राप्त होते रहते हैं, उसको स्रोत कहते हैं। एक बार किसी के वहाँ गए हो तुम, मामा के वहाँ पैसा लेकर के आ गए हो, मामा ने पैसा दे दिया, तो क्या वो स्रोत हो गया पैसे का? नहीं। स्रोत उसे कहते हैं जहां पर हमको नियत दर पर लंबे समय तक चीज़ें मिलती रहें। जैसे आप हमारे चैनल से लग करके पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो हमारा चैनल आपके लिए शिक्षा का स्रोत हो गया। समझ में आया? स्रोत क्या होता है, लंबे समय तक और नियत दर पर। यह नहीं होता है जैसे अभी हमने जैसे मामा के वहाँ का उदाहरण बताया, इस तरीके से जैसे आप कहीं गए हो विदेश घूमने और वहाँ से कपड़े लेकर के आ गए हो, तो आपका कपड़े का स्रोत नहीं है। जो फैक्ट्री और मिल्स लगे हैं वही आपके लिए कपड़े का स्रोत हैं। तो कपड़े का स्रोत हमने बताया। ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, जो सरलता से और नियत दर पर और लंबे समय तक हमको ऊर्जा प्रदान करता रहता है, उसको ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। ठीक, इसके बाद में पूछा जाता है अच्छा ईंधन किसे कहते हैं। अगर ऊर्जा का स्रोत जानते हो तो ईंधन बताओ क्या होता है। तो आप लोग याद कर लेना, ईंधन वे पदार्थ होते हैं जो दहन करने पर ज्वाला के साथ में जलते हैं। ज्वाला माने होता है लौ, लौ के साथ में जलते हैं और ऊष्मा देते हैं। क्या देते हैं? ऊष्मा। याद कर लेना ईंधन क्या होते हैं। ईंधन वे पदार्थ होते हैं जिनको जलाने पे ज्वाला उत्पन्न होती है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक, याद कर लेना ईंधन क्या होते हैं। ईंधन वे पदार्थ हैं, यहाँ पे लिख रखा है हमने, जिसे दहन करने पर ज्वाला के साथ में ऊष्मा दे, उसे ईंधन कहते हैं। समझ में आ गया? ईंधन क्या है? ऊर्जा का स्रोत जो कार्य करने की शक्ति दे, उसको ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। अब आपसे पूछा जाता है यहाँ पर अच्छा ईंधन वहाँ बताया, यहाँ पे अगर हम बात करें जीवाश्म ईंधन क्या होता है, तो जीवाश्म ईंधन क्या होता है। जीवाश्म माने होता है जीवों के शरीर से जो ईंधन बने। जीव माने सजीव हों, जैसे पेड़ पौधे हों या जीव जंतु हों, इनके शरीर से जो आज हमको ईंधन प्राप्त हो रहा है उसको हम कहते हैं जीवाश्म ईंधन। इसकी परिभाषा हमारे साथ में आप लोग लिख सकते हो। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, यहाँ पे लिख लो, लाखों करोड़ों साल पहले पृथ्वी की उथल पुथल। क्या होता है? लाखों करोड़ों साल पहले पृथ्वी पे उथल पुथल होती है। ठीक, तो लाखों करोड़ों साल पहले पृथ्वी की उथल पुथल के कारण जो जीव जंतु दब गए, वो उच्च दाब व उच्च ताप के कारण ईंधन में बदल गए, ईंधन में बदल गए, जिसे ही जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जिसे हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। आप लोग याद कर लेना, हमने यहाँ पे लिख रखा है जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं। लाखों करोड़ों साल पहले, आप ये तो जानते ही हो, हमारी धरती पे उथल पुथल हुआ था। बहुत भारी भारी जीव रहते थे, जैसे डायनासोर और बहुत बड़े बड़े और जीव और पेड़ पौधे थे। वो पृथ्वी पे जब उथल पुथल हुई तो वो दब गए,
ज़मीन के अंदर दब गए। और उच्च ताप व उच्च दाब के कारण, यहाँ पे एक शब्द याद कर लेना, उच्च दाब उच्च ताप। उच्च दाब उच्च ताप के कारण वो धीरे धीरे विघटित हो गए, दबे दबे, और ईंधन के रूप में बदल गए। जब ईंधन के रूप में बदल गए तो उन्हीं जीवों से जो ईंधन आज हमको प्राप्त हो रहा है उसको हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं, या इसको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन, या इनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक, हाइड्रोकार्बन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी होता है, हाइड्रोजन भी और कार्बन भी होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ईंधन क्या होता है, ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, और जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं ये बताया हमने। उच्च दाब उच्च ताप के कारण जो ईंधन बन गए। अच्छा, ईंधन किसे कहते हैं? जिसे दहन करने पे ज्वाला के साथ ऊष्मा दे। तो अब जो ये जीव जंतु निकल रहे हैं, कोयला इनकी हड्डियों से प्राप्त होता है, जो चर्बी थी वसा, उससे हमको तेल प्राप्त होता है, जिसे पेट्रोल है, डीजल है, यही सब चीज़ें निकल रही हैं, जीवाश्म ईंधन होते हैं। अब अगर बात की जाए अच्छे ऊर्जा स्रोत की विशेषताएं क्या होती हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग याद कर लेना कि अच्छा ऊर्जा का स्रोत हम किसे कह सकते हैं। भाई अच्छे आप लोगों के लिए कौन से हो सकते हैं? अच्छे वो लोग होते हैं जो समान मात्रा में अधिक कार्य करने में सक्षम हों, समान मात्रा में अधिक कार्य करें। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, अब आपके पास में 1 किलोग्राम ले लो उपले। उपले माने होते हैं गोबर के कंडे, जिनको गांव में कहते हो। 1 किलोग्राम वो ले लो, उपले ले लो। ठीक, यहाँ पे लिखो उपले। और यहीं पे हमने क्या ले लिया, इसके बराबर में 1 किलोग्राम एलपीजी ले लिया, एलपीजी। अब देखो कौन ज़्यादा काम करेगा, समान मात्रा है इनकी, लेकिन कार्य कौन ज़्यादा करेगा? बताओ, उपले ज़्यादा काम कर देंगे कि एलपीजी गैस ज़्यादा काम करेगी? तो आप लोग कहोगे एलपीजी गैस ज़्यादा काम करेगी। तो बताओ अच्छा ऊर्जा का स्रोत कौन हुआ, उपले हुए या एलपीजी गैस हुई, अर्थात कंडे हुए गोबर वाले या एलपीजी गैस? तो आप लोग कहोगे एलपीजी गैस। तो यही हमने लिखा है यहाँ पर, समान मात्रा में अधिक कार्य करने में सक्षम होता है जो अच्छा ऊर्जा का स्रोत होता है। जो अच्छा है वो उतनी ही मात्रा में बहुत बढ़िया काम करेगा, ज़्यादा काम करेगा। ठीक, सरलता से सुलभ, जो लोग अच्छे होते हैं, अच्छे ऊर्जा के स्रोत हैं, वो सरलता से सुलभ होते हैं, मतलब हर जगह पे आराम से मिल जाएंगे। ठीक, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी उनको प्राप्त करने में, ज़्यादा झंझट नहीं होगा उनको प्राप्त करने में, तो सरलता से सुलभ होते हैं। और जो अच्छे ऊर्जा के स्रोत होते हैं वो भंडारण व परिवहन में आसान होते हैं। ठीक, अच्छे ऊर्जा के स्रोतों को भंडारण करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। ये नहीं है कि तुम्हारे 2-3 कमरे भरे हुए हैं और जब काम करना है तब वो काम बहुत कम कर पा रहा है ईंधन, वो बेकार ईंधन कहा जाता है। जैसे आप लोग देख सकते हो गांव में लोग उपले रख लेते हैं, गोबर के कंडे रख लेते हैं, और वो पूरे एक कमरे में रखते हैं भर के। अब सोचो एक कमरे में रखते हैं भर के, और वहीं पे अगर हम 2 सिलेंडर रख लें तो बहुत थोड़ी सी जगह को वो घेरता है सिलेंडर। ठीक, और जितने दिन वो उपले चलेंगे उससे ज़्यादा दिन तक वो 2 सिलेंडर चलेंगे उस घर में। समझ में आया? तो भंडारण में व परिवहन में आसान कौन होता है? एलपीजी गैस है, सिलेंडर हैं। ठीक, तो अच्छे जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं इस तरीके से वो भंडारण व परिवहन में आसान होते हैं, लाने ले जाने में आसानी होती है। जैसे आज देख सकते हो गैस जो होती है पाइपलाइन माध्यम से, आप गुजरात साइड में देख सकते हो बहुत ज़्यादा पाइपलाइन चल रही है। एलपीजी गैस है, पाइपलाइन से घरों में पहुँचा दी जाती है। समझ में आया? और अगर उपले वहाँ पर चल रहे होते तो उपले भर के ले जाए जाते हैं किसी साधन में, तो और दिक्कत होती। तो अच्छे ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं? पहला हमने बताया समान मात्रा में अधिक कार्य करने में सक्षम। दूसरा हमने बताया सरलता से सुलभ हो सके। तीसरा हमने बताया भंडारण व परिवहन में आसान हो। अगला हमने बताया कीमत बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर अच्छा ऊर्जा का स्रोत है तो उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं होगी। ये क्वेश्चन बेटा पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षाओं में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। हमारी क्लास को शेयर कर दीजिए, आप लोग जितने लोग देख रहे हो शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो तुरंत, बाद में करते नहीं हो आप लोग चले जाते हो। चैनल सब्सक्राइब करो। फिर हम बता रहे हैं परंपरागत स्रोत क्या होते हैं और गैर परंपरागत क्या होते हैं, नवीकरण और अनवीकरण स्रोत क्या होते हैं। आप लोग सब्सक्राइब करो और शेयर करो जल्दी से। चलो दोस्तों, तो अब हम बात करने जा रहे हैं ऊर्जा के स्रोत के। तो ऊर्जा के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। हमने बताया थे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है गैर परंपरागत
गैर परंपरागत और परंपरागत। 2 नंबर पे गैर परंपरागत, पहले पे परंपरागत। जो परंपरागत स्रोत होता है इसको अनवीकरणीय भी कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखो, परंपरागत किसे कहते हैं? जो बहुत पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं, हमारी परंपराओं से चले आ रहे हैं। जैसे हमारे बाबा ने यूज किया होगा, उनके भी बाबा ने यूज किया होगा, उनके भी बाबा ने यूज किया होगा। परंपरागत स्रोत उनको कहते हैं। ठीक, परंपरागत स्रोत होता है जैसे जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन में क्या आते हैं? जैसे पेट्रोल। ठीक, जैसे पेट्रोल होता है जीवाश्म ईंधन में, और जैसे होता है डीजल, जैसे डीजल होता है, और जैसे होता है एलपीजी। ये सब जीवाश्म ईंधन जो होते हैं ये भैया परंपरागत स्रोत हैं, क्योंकि लाखों करोड़ों साल पहले ज़मीन में दब गए जीव जंतु और उनको बहुत दिनों से खोद के निकाला जा रहा है तेल के रूप में और कोयले के रूप में। तो जो जीवाश्म ईंधन होता है ये परंपरागत स्रोत में आ जाता है। इसका यूज हमारे पुरखे लोग भी करते थे। और गैर परंपरागत होता है जो हमारी परंपराओं में नहीं था, कभी हमारे बाबा लोग नहीं यूज करते थे और आज हम लोग यूज कर रहे हैं। इसको कहते हैं गैर परंपरागत। देखो, परंपरागत में जीवाश्म ईंधन आता है, तापीय विद्युत संयंत्र आते हैं, जल विद्युत संयंत्र आते हैं, गोबर गैस आती है, पवन कारखाने आते हैं। कौन कौन आता है आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी आते हैं। तापीय विद्युत संयंत्र आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। अर्थात तापीय विद्युत संयंत्र क्या होते हैं कि ताप से विद्युत बनाई जाती थी। ठीक, जल विद्युत संयंत्र क्या होते हैं? जल से विद्युत बनाई जा रही है। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, बांध बनाया जाता है, फिर टरबाइन घुमाई जाती है। गोबर गैस जिसको कहते हैं, बायोगैस, ये वाली चीज़ें भी आप पढ़ चुके होंगे, परंपरागत में आती हैं। पवन कारखाने, पवन चक्कियाँ हमारे पुरखे लोग बहुत पुराने समय से चलाते हैं, पंखुड़ी घुमाते थे। ठीक, तो परंपरागत स्रोत में पवन कारखाना भी आता है। अब अगर इधर हम बात करें गैर परंपरागत या नवीकरणीय। नवीकरणीय माने होता है जो नए नए साधन शुरू हुए हैं। ठीक, हमारे पुरखे लोग इसका यूज नहीं करते थे। जैसे सौर ऊर्जा, बताओ क्या सौर ऊर्जा का हमारे पुरखा लोग यूज करते होंगे? नहीं कर पाते थे। क्या उनके पास सौर सेल थे जिसको पैनल कहते हो? आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, ये नहीं थे। सौर ऊर्जा जैसे कुकर से हम लोग खाना बना लेते हैं, क्या कुकर थे पुराने समय में? नहीं थे। तो सौर ऊर्जा है ये गैर परंपरागत है, अर्थात ये नया है एकदम। सौर सेल है ये भी एकदम नया है। नाभिकीय ऊर्जा जो होती है ये भी बिल्कुल नई खोज हुई है। नाभिकीय ऊर्जा होता है, नाभिकीय ऊर्जा हमको 2 तरीके से मिलती है। एक होता है संलयन, एक होता है नाभिकीय विखंडन। जब एक नाभिक जो होता है, एक नाभिक वो 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊर्जा मुक्त करता है, इसको विखंडन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब छोटे छोटे नाभिक संलयित हों, संलयन माने होता है जुड़ना, जब जुड़ते हैं तब हमको ऊर्जा बहुत ज़्यादा देते हैं। ठीक, तो इसको संलयन कहते हैं। इसको कभी हम आगे डिटेल से जब क्लास लेंगे तब बताएंगे आप लोगों को। ठीक, और अभी तक अगर आपने शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। कमेंट में लिख के बता दिया करो कि अगली कौन सी आपको क्लास चाहिए। और हाँ, एक बात और याद कर लेना आप लोग, हम बता रहे हैं आपको, हमने पीछे जितनी भी क्लासें पढ़ाई हैं साइंस में वो सभी आप लोग देख लीजिए, क्योंकि हाई स्कूल में जितने क्वेश्चन बने हैं हमारी ही क्लासों से बने हैं। हमारी क्लास आप देख सकते हो और हाई स्कूल का पेपर मिला सकते हो बोर्ड परीक्षाओं का। ठीक, एसएससी जीडी के साइंस के क्वेश्चन मिला सकते हो और हमारी प्लेलिस्ट से साइंस आप देख सकते हो। ठीक, एक एक क्वेश्चन हमारी क्लास से फंस रहा है। ठीक, तो आप लोग हमारे साथ ऐसे ही सहयोग बनाए रहिए और ऐसे ही हम और भी क्वेश्चन आगे आपको फंसाते रहेंगे, क्वेश्चन फंसा के आपको देते रहेंगे। हमने जो बताया साइंस में वही आया हुआ है। देखो, समुद्री ऊर्जा जो होती है इससे हमको समुद्र से 3 तरीके से ऊर्जा मिलती है। कितने तरीके से? 3 तरीके से। वो 3 कौन होते हैं? देखो, ज्वारीय ऊर्जा पहला होता है। जब ज्वार भाटा आते हैं समुद्र में, पानी ऊपर आता है तब टरबाइन की पंखुड़ी को खूब तेज घुमाता है और जब वापस जाता है तब फिर खूब तेज घुमाता है। एक बार घुमाता, फिर घुमाता, 2 बार घुमाता है। तो ज्वारीय ऊर्जा से हमको विद्युत मिल जाती है। तापीय ऊर्जा होती है समुद्र में, जो होता है लगभग 20 किलोमीटर नीचे, 20 नहीं, ये 4-5 किलोमीटर नीचे
जहाँ तक हमको मतलब टेम्परेचर जो होता है उसके टेम्परेचर में ऊपर वाला टेम्परेचर और नीचे वाला पानी का टेम्परेचर, वहाँ पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड का जब फ़र्क होता है वहाँ पे मशीनें लगाई जाती हैं, उससे विद्युत बनती है। ठीक, तापीय विद्युत इसको कहते हैं, तापीय ऊर्जा कहते हैं। तरंगी क्या होता है? तरंगी होता है लहरें उठती हैं समुद्र पे, और जब लहरें उठती हैं तो साथ में टरबाइन को भी घुमा देती है। जैसे मान लो ये टरबाइन है, तो जब लहरें चलती हैं पानी की तो टरबाइन को भी घुमा देती हैं। लहरें आती हैं और टरबाइन को घुमाती रहती हैं, और टरबाइन घूमती रहती है और हमको विद्युत देती रहती है। तो देखो गैर परंपरागत स्रोत कौन है? जो पुराने समय में नहीं थे अब हैं। जैसे सौर ऊर्जा अब है, सौर सेल अब हैं, नाभिकीय ऊर्जा अब है, जिस पे हाइड्रोजन बम और ये एटम बम नहीं काम करते हैं, वो वाली चीज़ अब है, तब नहीं थी। समुद्री ऊर्जा, समुद्र से ऊर्जा अब मिल रही है, पुराने समय में लोग नहीं ले पाते थे। परंपरागत स्रोत अभी हमने बताया, जीवाश्म ईंधन, तापीय विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, गोबर गैस, पवन के कारखाने। तो ऊर्जा के स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, इस तरीके से आप पढ़िए। उम्मीद करता हूँ हमारी क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर हमारी क्लास आपको पसंद आई हो, बहुत अच्छी लगी हो, तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के साइंस देखिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस हम पढ़ा रहे हैं। आगे बीएड के लिए भी हम क्लासें लाने वाले हैं, मैथ की जैसे और भी कई हम प्लान कर रहे हैं, वो आपको मिलती रहेंगे। ठीक, देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।